तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपके कंपटीशन की तैयारी जो है वो चल रही होगी और पठन पाठन का कार्य जो है वो चल रहा होगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में, वो पढ़ना है महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। इसके पहले हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म देख लिया है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म के समकालीन ही ये सारे जो तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय ही ये जो 16 महाजनपद थे, इन्हीं 16 महाजनपदों को एक एक करके पढ़ना है क्योंकि ये उसी समय के समकालीन थे। ठीक है ना। तो एक एक को जानना बहुत जरूरी है कि 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। हालांकि लास्ट में आपको मगध पढ़ना ही पढ़ना है, मगध से शुरुआत होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल और मगध साम्राज्य। ठीक है ना। मगध साम्राज्य के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें पहला शुरुआत करेंगे वो करेंगे महाजनपद काल। ठीक है ना, महाजनपद काल। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं कि बुद्ध के समय में हमें 16 बड़े बड़े राज्य देखने को मिलते हैं। यानी बुद्ध के समय में 16 बड़े बड़े राज्य हमें देखने को मिलते हैं और इसकी जानकारी भी हमें बुद्ध लिटरेचर से ही होती है, जो कि आगंतुक निकाय है। वो इसमें फैक्ट के रूप में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद महाजनपद कहलाते थे। इनमें जो 4 थे वो सबसे बड़े बड़े थे। वो 4 कौन कौन थे? पहला था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये जो 4 थे ये शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। मगध, कौशल और वत्स और अवंती, ये चारों सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। अब इसमें जो फर्स्ट देखते हैं वो देखते हैं अंग जनपद। अंग जनपद के बारे में देखते हैं कि पूरब से शुरू करने पर पहले अंग जनपद था, जिसमें आधुनिक मुंगेर, ठीक है ना, बिहार का एक जिला है मुंगेर, और भागलपुर, ठीक है ना, मुंगेर और भागलपुर जिले में पड़ते थे। और इसकी जो राजधानी थी वो राजधानी थी इसकी चंपा। ठीक है ना, चंपा इसकी राजधानी थी। और दूसरा देखते हैं मगध महाजनपद। ठीक है ना, मगध जनपद। तो इसमें आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा इसमें पड़ता था मगध वाले में। और गंगा के उत्तर में आज के तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का यह राज्य था। ठीक है ना, वज्जियों का क्या था? यह राज्य था। यह 8 जनों का संघ हुआ करता था। ठीक है ना, यह जो है वो 8 जनों का संघ हुआ करता था। इनमें सबसे जो प्रबल थे वो कौन थे? लिच्छवी थे। सबसे जो प्रबल थे वो लिच्छवी थे। और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। ठीक है ना, इसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी। अब नेक्स्ट हमको देखना है काशी जनपद। ठीक है ना, काशी जनपद वज्जी संघ के पश्चिम में काशी जनपद था। ठीक है ना, वज्जी संघ के जो पश्चिम में था वो काशी जनपद था। और इसकी राजधानी जो थी वो वाराणसी थी। ठीक है ना, इसकी राजधानी वाराणसी थी। और आरंभ में काशी जो है सबसे शक्तिशाली राज्य था आरंभ में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कौशल की शक्ति के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कौशल महाजनपद की शक्ति के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण जो है काशी वालों ने कर दिया। चलिए कौशल जनपद के बारे में देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह पड़ता था। ठीक है ना, कौशल अगर जनपद की बात किया जाए तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता था। और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है ना, इसकी राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के सीमा पर के सहेत और महेत स्थान से की जाती है। ठीक है ना, इसकी पहचान किससे की जाती है? उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, गोंडा और बहराइच जिले के सहेत महेत स्थान से किया जाता है। ठीक है ना, कौशल जनपद के बारे में। अब कौशल जनपद की बात किया जाए तो कौशल जनपद में महत्वपूर्ण नगरी जो थी वो अयोध्या भी थी। ठीक है ना, महत्वपूर्ण नगरी अयोध्या भी कौशल जनपद में पड़ता था। अब नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात किया जाए तो कौशल में शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी शामिल था। ठीक है ना, शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य भी इसमें शामिल था। और कपिलवस्तु की राजधानी की पहचान बस्ती जिले के पिपरावा स्थान से की जाती है। ठीक है ना, बस्ती जिले के पिपरावा स्थान से की जाती है। बुद्ध वाले में हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शाक्यों की दूसरी जो राजधानी थी, पहली राजधानी थी पिपरावा और दूसरी राजधानी पिपरावा से 15 किलोमीटर दूर नेपाल में लुम्बिनी नामक स्थान। ठीक है ना, लुम्बिनी नामक स्थान पर थी। और कौशल के पड़ोस में क्या था? मल्ल गणराज्य पड़ता था। ठीक है ना, बॉर्डर ही लगा हुआ था मल्ल गणराज्यों का, जिसमें कुशीनारा वगैरह पड़ते थे। तो ये इसकी गणराज्य वहां पड़ता था। अब मल्ल देख लेते हैं, मल्ल जनपद। मल्ल जनपद के बारे में कि मल्लों की राजधानी जो थी वो कुशीनारा में थी। और यह बुद्ध की क्या थी? यहाँ मृत्यु हुई थी। ठीक है ना, कुशीनारा में थी और यहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु वगैरह हुई थी, जो आज के टाइम में कुशीनगर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वत्स जनपद। ठीक है ना, वत्स जनपद की अगर बात किया जाए तो पश्चिम की ओर यमुना के तट पर, ठीक है ना, वत्स जनपद था पश्चिम की ओर यमुना के तट पर, इलाहाबाद के आसपास का इलाका। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है ना, इसकी राजधानी की अगर बात किया जाए
तो इसकी राजधानी जो है वत्स जनपद की कौशाम्बी थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कुरु पंचाल जनपद, ठीक है ना। कुरु पंचाल जनपद की बात किया जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीन कुरु जनपद का अस्तित्व था, ठीक है ना। मेरठ और गाजियाबाद वगैरह वाला ये जो इलाका था ये कुरु पंचाल वाले में ही पड़ता था, ठीक है ना। तो इसका जनपद का अस्तित्व जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। तो बच्चों नेक्स्ट जो जनपद हमको देखना है वो जनपद देखना है अवंती जनपद, ठीक है ना। तो आइए अवंती जनपद के बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में फैला हुआ था, यानी मध्य प्रदेश सीमावर्ती राज्यों में फैला हुआ था। और इस राज्य के 2 भाग थे, ठीक है ना। इस राज्य के कितने भाग थे? इस राज्य के 2 भाग थे। उत्तर भाग की राजधानी उज्जैन थी, ठीक है ना। उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी और दक्षिण भाग की राजधानी जो है थी वो माहिष्मती थी, ठीक है ना। कौन थी? माहिष्मती। यानी 2 भाग में फैला हुआ था अवंती जनपद। पहले भाग की राजधानी उज्जैन थी और दूसरे भाग की राजधानी माहिष्मती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ईसापुर 6ठी सदी के आगे भारत की राजनीतिक इतिहास इन राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास जो है वो बना रहा, ठीक है। किसके लिए? प्रभुत्व के लिए, 6ठी शताब्दी के बाद से, ठीक है। और अंततः मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य में स्थापित करने में सफल हुआ। ये साम्राज्य को स्थापित करने में क्या हुआ? सफल हो गया और मगध राज्य जो है वो सबसे शक्तिशाली जो है वो बना रहा। तो आइए मगध राज्य के बारे में देखते हैं कि मगध साम्राज्य की स्थापना और उसके विस्तार के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो मगध साम्राज्य की स्थापना की बात अगर किया जाए तो इसमें 3 वंश आते हैं। सबसे शुरुआत में पहला आता है हर्यक वंश, दूसरा आता है शिशुनाग वंश और तीसरा आता है नंद वंश, ठीक है ना। तीसरा जो आता है वो आता है नंद वंश। और हर्यक वंश की अगर बात की जाएगी तो इसमें 3 राजा आते हैं। एक होता है बिंबिसार, दूसरा आता है अजातशत्रु और तीसरा होता है उदयन, ठीक है ना। यानी हर्यक वंश पहला होगा। हर्यक वंश में 3 राजा होंगे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है ना। इसके बाद शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश की समाप्ति के बाद ही कहीं ना कहीं मौर्य साम्राज्य आता है जिसमें एक अखंड भारत, एक बड़ा भारत और एक बड़े विस्तार की सीमा हम देखते हैं। उसमें केंद्रीकृत प्रशासन, अशोक वगैरह का जिक्र जो है हमको मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में हम हर्यक वंश देखेंगे, शिशुनाग वंश देखेंगे और नंद वंश देखेंगे। तो बच्चों ये वीडियो, ये लेक्चर यही समाप्त होता है। तो जाने से पहले तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लेक्चर आपको मिलता रहे और प्राचीन इतिहास की क्लास सिस्टमेटिक तरीके से आपको आगे चलती रहे और मिलती रहे। धन्यवाद।